नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देख रहे हैं हम उपन्यास झूठा सच। इसके पहले भाग में हमने देखा था पूरी जो है वो कनक से कह रहा है कि तुम दिल्ली जाके तारा से मिलो, बात करो। यहाँ तक हमने देखा था और इसके आगे आप देखेंगे। और वह जो मॉडल टाउन है वहाँ पर भी वह मकान लेने की बात सोच रहे थे और वह मकान ले रहे थे। यहाँ तक हमने देखा था। एक कमरा आए गए के बैठने के लिए, एक पूरी के काम करने के लिए चाहिए था। यानी जो मकान था उस मकान में जो कमरा था वह कमरा कोई आए, कोई मेहमान आए, अन्य व्यक्ति उसके बैठक के लिए चाहिए था और एक पूरी के काम के लिए चाहिए था। कनक अपने लिए अपना अलग कमरा चाहती थी। यानी कनक जो है वह खुद के लिए एक खुद का अलग कमरा चाहती थी। उसने पूरी के काम करने के कमरे में ही उसके लिए पलंग लगा दिया था। यानी वह पूरी जहाँ पर काम करता था वहीं पर उसके लिए पलंग लगा दिया था। अपने लिए दूसरी ओर के गुसल खाने के साथ के कमरे में पलंग लगा कर जाया का खटोला वहाँ रख दिया था। यानी जो स्नान गृह था, गुसल खाना, जो वॉशरूम था, वहाँ पर उसके साथ में जो कमरा था एक अलग का, उस कमरे में तारा कनक ने अपना सामान पलंग रखा था। उषा को उस वर्ष बीए की परीक्षा देनी थी। यानी उषा जो थी उसको, उषा यानी पूरी की जो बहन थी, उसको बीए की परीक्षा देनी थी। बसीनियार खां के मकान में बिजली नहीं थी। यानी जो बसीनियार खां है वहाँ के घर में बिजली नहीं थी। वह मॉडल टाउन में माँ से जिद करके आ गई थी। यानी जो उषा जो है वह मॉडल टाउन में, यानी वहाँ बिजली नहीं थी जो नियार खां में, वहाँ पर जो मॉडल टाउन में बिजली थी तो वहाँ पढ़ाई करने के लिए माँ से जिद करके आई थी। जया की अया माई हीरा को कनक के एक रसोई कोठरी के तौर पर दे दी थी। यानी जो जया जो थी, जया की माई को, हीरा को कनक ने एक कोठरी रसोई के तौर पर दी थी। पूरी को पहले ही आशंका थी मॉडल टाउन जाने से खर्च बढ़ जाएगा। यानी पूरी जो है पहले ही सोचता था यदि हम मॉडल टाउन रहने जाएंगे तो वहाँ जाने के बाद जो वह खर्चा बढ़ेगा और बढ़ ही गया था। नगर तक आने जाने का ही काफ़ी खर्चा था। यानी मॉडल टाउन से जालंधर शहर में आने जाने का जो खर्चा था वह बढ़ गया था। ज़रा सी चीज़ के लिए शहर दौड़ना पड़ता था। यानी कोई थोड़ी सी चीज़ के लिए या ज़रूरत के लिए शहर में जाना था। अकेली हीरा माई क्या क्या करती थी। यानी जो उसकी जो नौकरानी थी वह हीरा माई अकेली क्या क्या करती थी। कनक को नाजिर का दफ्तर और प्रेस दूर होने के कारण दोपहर में घर आ जा सकने की सुविधा नहीं थी। यानी जो नाजिर का दफ्तर और जो प्रेस था वह दूर था घर से, तो कनक जो है दोपहर के समय घर नहीं आ पाती थी। उसको आने जाने में असुविधा उत्पन्न होती थी। एक और नौकर रख लिया था। यानी एक और नौकर रख लिया था। पूरी पत्र और प्रेस के हिसाब में से अपने वेतन के लिए 250 के अतिरिक्त कनक की तनख्वाह के रुपए में 125 प्रति मास और लेने लगा था। यानी जो कनक की जो और खुद की जो तनख्वाह है उससे वह प्रेस के पैसों में से कुछ अधिक वह पैसा तनख्वाह जो है वह ले रहा था। वर्ष के अंत में 2500 रुपया मकान के हिसाब में करने की भुगताने की चिंता थी। यानी जो वर्ष के अंत तक जो वह मकान था उसका एक 2500 रुपये देने की यह भी चिंता पूरी को थी। घर का खर्च अतिरिक्त हो जाता तो पूरी चिढ़ जाता। यानी घर का जो अतिरिक्त जो खर्च है वह बढ़ जाता है तो पूरी जो है वह चिल्ला उठता था, चिढ़ जाता था। अधिक खर्च की जिम्मेदारी वह कनक पर समझता था। मॉडल टाउन में रहने का उसे ही बहुत आग्रह था। यानी वह कुछ खर्च बढ़ जाए तो उसकी बढ़ाए हुए खर्च की जिम्मेदार वह कनक को समझा था, क्योंकि मॉडल टाउन में रहने की जीत जो थी वह कनक की थी, कनक का आग्रह था। घर का खर्च संभालना पत्नी का ही काम था। यानी जो घर का जो खर्च है वह संभालना पत्नी का काम था, यानी कनक का काम था। बसीनियार खां में पूरी की माँ ने दूध के लिए भैंस रख ली थी, फिर भी 5 प्राणियों का खर्च 250 रुपये भी नहीं होता था। यानी वह बसीनियार खां में जो पूरी की माँ रहती थी उसने दूध के लिए एक भैंस ले ली थी और वो भैंस पाल रही थी और भैंस वह 5 प्राणियों का खर्च 250 रुपये भी नहीं होता था। इसी में मास्टर जी और
भगवंती बहुत संतुष्ट थी, यानी जो मास्टर जी यानी पूरी और पूरी की जो माँ है वह संतुष्ट थी। एक भैंस भी, सास भी कनक को ताने देती थी, बहू ये कुर्सी पर बैठकर दफ्तर करे तो घर को कौन देखे। यानी जो उसकी सास है कनक की, वह भी ताने देती थी या टोक कर बात करती थी। बहू जो है वह कुर्सी पर बैठकर दफ्तर का काम करे तो घर का काम कौन करे, इस प्रकार वह एक ताने देती थी, टोकती थी। अभी सास है तो उसका तो वह अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है बहू को डांटना या ताने देना, तो वह उसका अधिकार निभा रही थी। कनक इन तानों और पूरी की चिड़चिड़ाहट से कनक इन तानों और पूरी की चिड़चिड़ाहट से प्राय झुंझला उठती, यानी कनक जो है वह सास के ताने और पूरी की जो भी चिड़चिड़ाहट है वह सबसे झुंझला उठती थी। कह देती, अच्छा मुझे समझ नहीं है, यानी वो कनक कहती कि मुझे समझ नहीं है, रुपया पैसा तुम अपने ही हाथ में रखो। यानी वो पूरी को कहती है कि मुझको जो है वह समझ नहीं है, जो भी रुपया पैसा है वह तुम तुम्हारे पास रखो। पछताने भी लगती कि ऐसी कलह से तो विकल विकमपुरा का तंग मकान ही भला था। यानी वो कहती थी कि ऐसी मुसीबत से जो इससे पहले के जो वातावरण था वह भला था। ख्याल आता आता हमसे तो गीला अच्छा, यानी ख्याल कभी कभी विचार आता है कि वह कनक और पूरी से अच्छा तो गीला अच्छा है। 150 में निभा रहा है, यानी 150 रुपये माह उसको मिलता है, उसमें वह निभा रहा है। ऐसे बंगले, फर्नीचर और नौकरों का सुख भाड़ में जाए। यानी वह गील को न अकेला है तो नौकर वो चाकर रखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो वह नौकर चाकर नहीं रखता था, एक अच्छे से रख रहा था। सुख की मृग तृष्णा में दुख के कारण समेटते जा रहे थे, यानी सुख पाने की आशा में उसमें उन्होंने दुख को समेट लिया था। साहित्य और कला में सब कुछ भूल जाने के अब उसका तो कोई कहीं जिक ही नहीं था। यानी साहित्य और कला में सब कुछ खुद को झोंक दिया था, कहीं और जिक्र नहीं था। पिछले 3 बरस में पूरी ने एक भी कहानी नहीं लिखी थी, यानी पिछले 3 बरस में पूरी ने कुछ साहित्य में कोई कहानी नहीं लिखी थी। कनक ने 2 बार आरंभ की तो पूरी नहीं कर पाई, यानी कनक ने भी कहानी लिखने का प्रयास किया और 2 बार कहानी लिखने के लिए बैठ गई, आरंभ की, लेकिन वो लिख नहीं पाई क्योंकि अन्य कामों के अन्य काम थे, जो अन्य मुसीबतें थी, अन्य समस्याओं के कारण। क्योंकि एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, लेखक यदि लिखना चाहता है तो उसके मन में एक शांति होनी चाहिए, अंतर मन में शांति होनी चाहिए, और जब वो अंतर मन एक शांति से भरा हुआ अंतर मन होता है, तभी वह एक अच्छी तरह से रचना लिख सकता है। इस विषय में पूरी से चर्चा करती तो पूरी कह देता, ज़रा जम जाए फिर उसका भी समय आएगा। यानी पूरी को कहती कि कहानी लिखने के बारे में, तो पूरी कहता है कि कुछ समय रुक जाए, कुछ समय के बाद ज़रा जम जाए या जो भी वह स्थिति है वह सुधर जाए तो फिर कहानी लिखने का समय आ जाएगा। कनक कोई अच्छी रचना पढ़कर पूरी को सुनाना या दिखाना चाहती तो पूरी दूसरी समस्याओं में उलझा रहने के कारण रस न ले पाता। यानी वह कनक जो है कभी कोई अच्छी रचना या कहानी पढ़ती थी तो वह पूरी को सुनाना चाहती थी पढ़कर, तो वह पूरी जो है कुछ अन्य समस्याओं के कारण या अन्य झुंझलाहटों के कारण वह ठीक ढंग से सुन नहीं पाता था। सुनता भी था लेकिन जितना खुश होना चाहिए उतना खुश नहीं होता था। एक दिन सूरज प्रकाश ने पूरी के सामने अपनी परेशानी प्रकट की, यानी एक दिन जो है वह सूरज प्रकाश के सामने पूरी ने जो भी समस्या है वह बताई। सूरज प्रकाश को अपनी पुस्तकें दिल्ली, इलाहाबाद और अलीगढ़ में छपवानी पड़ती थी, यानी सूरज प्रकाश जो है उसकी किताबें छपवाने के लिए वह दिल्ली या इलाहाबाद में जाकर छपवाता था। प्रेस वाले उसे परेशान कर देते थे, यानी प्रेस वाले जो है वहाँ के उसको परेशान कर देते थे। मिडिल मैट्रिक, इंटर, बीए के लिए उसकी 9 पुस्तकें अनुमोदित थी, यानी जो मिडिल मैट्रिक है, इंटर है, बीए के पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं 9 पुस्तकों का वह अनुमोदित था, यानी 9 पुस्तकों का उसको निकालना था। वह मैट्रिक, इंटर और बीए की पाठ्य पुस्तकों की कुंजियाँ भी छपवाता था, यानी वो पाठ्यक्रम की पुस्तकें छपवाता था। पुस्तक के समय पर न आ सकने के कारण दूसरे प्रकाशकों की ही पुस्तकें बिकती थी, यानी जो प्रकाश की जो पुस्तकें समय पर न आने के कारण दूसरे जो पुस्तकें हैं विक्रेता उनकी पुस्तकें बिक जाती थी। विद्या सदन वाला हेमराज उसका
पुराना प्रतिद्वंदी था, यानी जो विद्या सदन नामक जो प्रकाशन था उसका जो हेमराज है वह उसका पुराना विरोधी था। सूरज प्रकाश जिस प्रेस में अपनी पुस्तकें छपवाने के लिए देता, हेमराज भी वहाँ ही अपना काम कुछ अधिक भाव पर देता था। यानी जो प्रकाशन का जो है वह जहाँ पर सूरज प्रकाश किताबें छपवाने के लिए देता था, उसी स्थान पर उसी प्रकाशन पर जो हेमराज है कुछ अधिक मूल्य देकर वही अधिक मूल्य देकर वहाँ पुस्तकें छपवाता था, तो वह सूरज हेमराज का ही काम पहले हो जाता था। सूरज प्रकाश का प्रस्ताव था कि पूरी कमल प्रेस में एक लेटर प्रेस सिलेंडर लगवा ले और सूरज प्रकाश का काम निकाल दिया करे। यानी सूरज प्रकाश का कहना था कि पूरी जो है उसी प्रेस में एक और छपाई का सिलेंडर लगवाए और जो भी छपाई का काम है वह करके दे, नहीं तो उसे अपना प्रेस लगवाना पड़ जाएगा। यानी वो सूरज प्रकाश कहता है नहीं तो खुद दूसरा प्रेस लगवाना पड़ेगा। सूरज प्रकाश प्रति वर्ष 12-15 हज़ार रुपया छपाई के लिए दे देता था। यानी सूरज प्रकाश जो है वह प्रति वर्ष किताबों की छपाई के लिए 12 या 15 हज़ार रुपये देता था। इतने में सेकेंड हैंड सिलेंडर मज़े में खरीद जा सकता था, यानी इतने पैसों में कोई सेकेंड हैंड जो है वह सिलेंडर छपाई का खरीदा जा सकता था। सूरज प्रकाश कमल प्रेस को कर्ज में मशीन खरीद देने और रकम धीरे धीरे छपाई में काटने जाने के लिए तैयार था। यानी सूरज प्रकाश कहता है कमल प्रेस में जो मशीन खरीद ली जाएगी उसके लिए मैं पैसे दूंगा और छपाई का जो कार्य होगा उसमें से धीरे धीरे पैसे काट लिए जाएंगे। पूरी सोएबी लेटर प्रेस सिलेंडर की फिक्र में था, यानी पूरी भी जो लेटर प्रेस सिलेंडर है वह खरीदने की चिंता में था। सरकारी कामों में उर्दू का स्थान गुरुमुखी और हिंदी लेती जा रही थी। यानी सरकारी कामों में उर्दू का स्थान है वह गुरुमुखी यानी पंजाबी भाषा और हिंदी स्थान ले जाए। अभी यह एक बार प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से गुरुमुखी लिपियों में कौन सी भाषा लिखी जाती है, तो वहाँ पर पर्याय था पंजाबी, हिंदी, उर्दू, पारसी। ऐसे तो उसमें गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जा सकती थी। इसीलिए लिथो प्रेस के लिए काम कम आने लगा, यानी वो प्रेस में काम कम आने लगा था। पूरी ऐसी स्थिति में फंस गया था कि कदम पीछे हटाना आत्महत्या होता। यानी पूरी जो है ऐसी स्थिति में फंस गया था कि अब यहाँ से पीछे हट जाए तो मानो आत्महत्या करने के बराबर हो, ऐसा हो। रक्षा आगे बढ़ने में ही थी, यानी वो आगे बढ़ने में ही उसकी रक्षा होती थी। उसने सूरज प्रकाश का प्रस्ताव मान लिया, यानी उसने सूरज प्रकाश का जो भी प्रस्ताव है वह मान लिया था। पंजाब धारा सभा की भीतरी दलबंदी और मंत्रिमंडल के आपसी भेदों के कारण 1951 के आरंभ में मुख्यमंत्री के लिए शासन निभाना कठिन हो गया। यानी पंजाब के यहाँ जो धारा सभा लगी थी, मंत्रिमंडल स्थापित हुआ था, उसमें 1951 में जब आरंभ हुआ था तो मुख्यमंत्री जो था उसको जो शासन निभाना एक कठिन हो गया था, यानी शासन चलाना एक समस्या हो गया था। नया चुनाव होने में 9-10 माह ही शेष थे, यानी नया चुनाव होने में 9-10 माह का समय शेष बचा था। केंद्रीय सरकार के आदेश से पंजाब के गवर्नर ने नया मंत्रिमंडल बनवाने का यत्न न कर शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथ में ले लिया था। यानी जो पंजाब का जो सरकार है, पंजाब की सरकार ने नया मंत्रिमंडल स्थापन न कर जो भी वह कार्य है वह खुद के हाथ में लेने के लिए प्रयास किया था। पंजाब ही क्या सभी राज्यों में की जनता नए शासन में निगड़क कुनबा परवरी नोच खरोट और धांधली से निराश और खिन्न हो रही थी। यानी जो सभी जो राज्यों की सरकार है वह सब कुछ जो केंद्र में जो सरकार थी उससे खिन्न हो गई थी, धांधली हो गई थी। अंग्रेजी सरकार के पुराने राय बहादुर और खैर ख्वाह अमन सभाई और सरकारी आलमदारी से लाभ उठाने वाले लोग कांग्रेस के मेंबर बनकर सफ़ेद नोकली टोपी पहनने लगे थे। यानी जो सरकार के
अंग्रेज़ों का जब शासन था ब्रिटिशों का, उस समय में वह ब्रिटिशों ने शासन चलाने के लिए कुछ लोगों को जो भी वह पदवी दी थी, राय बहादुर जो भी खिताब दिए थे, वह जो लोग थे वह लोग अब कांग्रेस पक्ष में मिलकर कांग्रेस के मेंबर बन चुके थे और उन्होंने जो वह नोकीली टोपी यानी एक नेता के जैसा पोशाक पहना था। अब कांग्रेस का चंदा 4-4 आने और रुपए की रसीदों में से इकट्ठा नहीं किया जाता, यानी कांग्रेस की सरकार जो चलाने के लिए जो पैसा है वह 4-4 आने इकट्ठा करके नहीं चलाया जा सकता था। चुनाव फंड में चंदा चंदा मिलों और कंपनियों से बोझ 40,000 और लाख 2 लाख रुपए चेकों से आता था, यानी अब सरकार चलाने के लिए जो भी पैसा था वह बड़ी बड़ी कंपनियों से या अन्य व्यवसायों से लाख 2 लाखों में चंदा आने लगा था। कांग्रेस से संबंध रखने वाले जो लोग 4 साल पहले 100-125 की नौकरियों से निर्वाह कर रहे थे, अब वे अपने संबंधी के मंत्री बन जाने की किसी महत्वपूर्ण कमेटी का मेंबर बन जाने पर जहाँ तहाँ 1000-1200 पाने लगे थे, यानी जो पहले कुछ 100 रुपये या 125 रुपये में नौकरी कर रहे थे वह लोग आप कांग्रेस के जो मंत्री है या उसके संबंधी या कोई रिश्तेदार बन गया है तो उसके सिफारिश से वह एक अच्छी खासी नौकरी पाकर 1000-1200 रुपये की नौकरी वह पाने लगे थे। ये मंत्रियों के मैट्रिक भी पास न कर सकने वाले सुपुत्र सरकारी विभागों के अध्यक्ष बनकर 1000 रुपये मासिक से भी असंतुष्ट थे, यानी जो मंत्री थे उनके मंत्रियों के जो भी लड़के थे या रिश्तेदार थे वह मैट्रिक भी पास थे, यानी 10वीं भी नहीं पढ़ी है, फिर भी एक अच्छे खासे पद पर जाकर वह एक अच्छे खासे वेतन 1000 रुपये वेतन पा रहे थे, फिर भी वह असंतुष्ट थे। मंत्रियों के दामादों के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर से कम कोई पद सोचा ही नहीं जा सकता, यानी जो मंत्रियों के जो दामाद थे उनके लिए एक मैनेजिंग डायरेक्टर का ही पद अच्छा था और वह मंत्रियों के दामादों के लिए यही पद दिया जा रहा था। मुनाफे को ही धर्म समझने वाले बड़े बड़े पूंजीपति कांग्रेसी लोगों के प्रति श्रद्धा और उदारता घाटा उठाकर नहीं दिखा रहे थे, यानी जो मुनाफे यानी जो फ़ायदा कमाने के लिए धर्म समझने वाले यानी मुनाफा यानी जो फ़ायदा है वही हमारा धर्म है, ऐसे वह पूंजीपति लोग समझ रहे थे। ऐसे मामलों की अफवाहें और संवाद सब लोगों की ज़बानों पर थे, यानी ऐसी वह अफवाह वह सभी लोगों के ज़बानों पर थे। लोक धारा सभा के सदस्यों मेंबर ऑफ एलिजिस्लेटिव असेंबली को MLA न कहकर घृणा से मैले लोग कहते थे, यानी जो असेंबली है धारा सभा के जो सदस्य है उसको असेंबली न कहकर वह लोग घृणा में उसको मैले लोग कहते थे। कांग्रेस के मुकाबले में कोई दूसरा सशक्त राजनीतिक संगठन नहीं था, यानी उस ज़माने में कांग्रेस के जो लोग समझते थे कि कांग्रेस जो ऐसी संगठन है वही एक ठीक ढंग से नैतिकता के साथ राज चला सकती है, कोई अन्य नहीं। नए उड़ते संगठनों में से राष्ट्रीय सेवक संघ और कम्युनिस्ट पार्टी ने विद्रोह खड़ा करके कांग्रेस सरकार को उन्हें कुचल डालने का कानूनी अवसर दिया था, यानी जो नए जो संगठन थे वह उत्पन्न हो रहे थे उसको जो राष्ट्रीय सेवक संघ है वो कम्युनिस्ट पार्टी ने विद्रोह खड़ा कर दिया। जो नए सेवक संघ है उसने कम्युनिस्ट पार्टी ने जो नया विद्रोह खड़ा किया और कांग्रेस सरकार को कुचलने के लिए उसने लोग जानते थे कि चुनाव में कांग्रेस ही विजय होगी, यानी सब लोग जो जनता जानती थी कि कांग्रेस के लोग ही विजयी होंगे, यानी कांग्रेस पक्ष के ही विजय होगा। निराशा की उपेक्षा में लोग कह देते इन्हें ही राज कर देने दो, यानी वह जो अन्य जो लोग हैं वो निराशा में कह देते थे कि इन्हें भी राज करने दो, यह 5 बरस से खा रहे हैं, इनका पेट कुछ तो भरा होगा, यानी वह 5 वर्ष से जो लोग कांग्रेस के लोग हैं वह राज्य कर रहे हैं, इनका तो पेट भरा हुआ होगा, इनका पेट थोड़े में पूरा हो जाएगा, दूसरा कोई आएगा तो जितना यह खा चुके हैं उतना खाकर फिर जाएगा, यानी दूसरा कोई पक्ष आ जाएगा जितना पहले के पक्ष के लोगों ने खाया है उतना यह भी पक्ष के लोग खाएंगे और चले जाएंगे। कांग्रेस सत्ता से ऐसी निराशा और अविश्वास में
ऐसे भी कांग्रेसी नेता और मंत्री थे जो इन अफवाहों में अपवाद थे, यानी जो कोई नेता थे जो भी वह बातें हो रही थी उसको अफवाह या अपवाद समझते थे। सूद जी के लिए न जमीन जायदाद बटोर लेने की निंदा थी, यानी सूद जी के बारे में कोई निंदा नहीं थी, न मकान खड़ा कर लेने और बैंक बैलेंस जमा करने की अफवाह थी, यानी सूद जी के बारे में कोई गलत अफवाह नहीं थी। सूद जी से उनके विरोधी भी उन्हें जन जमीन के मोह से मुक्त मानते थे, यानी जो सूद जी के जो विरोध है वह विरोधी है वह भी उसको अच्छे मानते थे। उनके हजारों समर्थकों ने लाभ उठाया था, हजारों लाभ उड़ाने की आशा में थे, यानी जो उनके जो सूद जी के जो समर्थक थे उन्होंने बहुत से लाभ उठाया था और भी लोग जो समर्थक थे वह और भी अपना फायदा या लाभ उठाने की कोशिश में जुटे थे। वे सब लोग तन मन से सूद जी के समर्थक थे, यानी वो सभी जो लोग हैं वह सूद जी के समर्थक करने वाले थे, उनकी सहायता के लिए तत्पर थे। पंजाब पार्लियामेंट्री बोर्ड में सूद जी का हाथ यानी पंजाब का जो पार्लियामेंट था वहाँ पर सूद जी का जो अधिकार था वह एक अच्छा मजबूत था। उन्हें इस समय शासन का काम न होने से नए चुनाव का व्यूह बांधने का पूरा अवसर था, यानी इस समय कोई इस शासन में कोई अच्छा न काम होने पर नए सलीके से चुनाव ले जाए इस पर अधिकार था। उनके सामने स्वयं चुने लिए जाने का ही प्रश्न नहीं बल्कि धारा सभा में अपने अधिकार से अधिक समर्थक लाभ मिलने का लक्ष्य था, यानी वो धारा सभा थी वहाँ से अधिक लाभ मिलने से या अधिक समर्थक लोग मिलने से आशा थी। सूद जी का विचार नए चुनाव में पुरी को भी कांग्रेस उम्मीदवार का टिकट देने का था, यानी सूद जी का विचार था कि जब वह नए चुनाव होंगे तब उसमें जो कांग्रेस की उम्मीदवार की तरफ से पुरी को खड़ा कर दिया जाए या टिकट दिया जाए। पुरी ने इस विषय में कनक से बात की और फिर गिल के सामने भी चर्चा हुई, यानी पुरी ने इस विषय में कनक से बात की और फिर कनक से बात करने के बाद गिल के सामने भी इसकी चर्चा हुई। कनक और गिल दोनों को ही इस विषय में अधिक उत्साह नहीं था, यानी कनक और गिल को राजनीति में अधिक उत्साह नहीं आया। नाजिल सदा कांग्रेसी शासन और धारा सभा के मेंबरों के स्वार्थपरक व्यवहार की आलोचना करता आया था, यानी जो नाजिल जो पत्र है वह उस पत्र में कांग्रेसी शासन और धारा सभा में जो भी मेंबर है जो भी सदस्य है उनकी स्वार्थपरक व्यवहार की आलोचना करता है, यानी सराहना एक अच्छी आलोचना करता आया था। पत्र अब तक गांधी जी के अंतिम दिनों के सुझाव के अनुसार कांग्रेस जनों की शासन शक्ति का लोभ न कर सर्वसाधारण में मिलकर उनकी सेवा करने का उपदेश देता आया था, यानी जो नाजिल जो पत्र है किसी स्वार्थ की बात न कहकर जन सामान्य का पत्र बनकर जो गांधी जी के जो मूल्य थे उन मूल्यों के आधार पर ही पत्र चल रहा था। अब एकदम पासा पलट कर पूरी का धारा सभा की मेमोरी के लिए उम्मीदवार बन जाना उन्हें क्या अच्छा लगता, यानी वह अब एकदम जो है वह पूरी जो धारा सभा है वो उसके मेंबर बन जाना अच्छा नहीं लगता था। कांग्रेस सरकार और धारा सभा से संबंध लोगों का जैसा व्यवहार और वातावरण कनक ने लखनऊ में देखा था, यानी जो कांग्रेस के सरकार के जो लोग हैं धारा सभा में जो मेंबर है उन्होंने जो लखनऊ में जो नौकरी करने आई थी तब कनक ने उन लोगों का व्यवहार देखा था, वातावरण देखा था और पंजाब के बारे में सुना था और पंजाब के बारे में भी सुना था। उससे भी उत्साह नहीं हो सका, यानी कनक को उत्साह नहीं हो सका। पूरी का कहना था चारों ओर से मैं चोरी कर लेने के लिए घुस जाने का अवसर लेकर स्वयं बाहर खड़े होकर चिल्लाते रहने से क्या लाभ होगा, यानी पूरी कहता है कि मैं चारों ओर से चोरी कर लेने के अवसर में घुस जाऊंगा तो वह बाहर से रहकर चिल्लाने से क्या लाभ होगा। धारा सभा में जाकर सूद जी की सहायता करना आवश्यक है या हम कम्युनिस्टों की तरह सरकार के विरुद्ध खुली बगावत करें, यानी वह कहते कि यदि धारा सभा में हम जाकर सूद जी का समर्थन करना अच्छी बात है या नहीं तो बाहर रहकर कम्युनिस्ट होकर जो विरोध करना यह बगावत है, यानी सूद जी के प्रति बगावत है। उसका तो परिणाम देख लिया है, यानी उसका परिणाम क्या होगा यह तो सोच लिया है। धारा सभा में जाकर जनवादी और वैधानिक मार्ग से शासन को कांग्रेस के कराची
अधिवेशन में स्वीकृत समाजवादी नीति के अनुसार चलाने का यत्न करना चाहिए। एंड जो धारा सभा में जाकर जो भी संविधानिक जो भी वैधानिक मार्ग है उस मार्ग को कांग्रेस के अधिवेशन को चलाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा सूद जी पुरी कह रहा है। शासन की नीति पर सामंती और पूंजीवादी हितों के बढ़ते दबाव को रोकना आवश्यक है। यानी जो भी शासन की नीति है और शासन की नीति पर जो सामंती पूंजीवादी लोग खुद के हितों को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको रोकना आवश्यक है। जनता के प्रतिनिधित्व का अवसर स्वार्थी आदमियों के हाथ जाने देना राष्ट्रीय आत्महत्या है। यानी जनता का जो प्रतिनिधित्व, जनता की सेवा जो कर रहे हैं, जनता की सेवा या जनता की जो भी समस्या है वह छोड़ने के लिए या जनता को सेवा देने के लिए हम जिनको चुन कर दे रहे हैं वह लोग यदि स्वार्थी लोगों के हाथ में वह जनता का प्रतिनिधित्व, जनता की सेवा जाए तो राष्ट्र की आत्महत्या हो जाने के बराबर है। मास्टर जी, नैयर, सोमराज सब पुरी के पक्ष में थे। यानी मास्टर जी और नैयर जो थे वह सोमराज वह पुरी के पक्ष में थे। दिल्ली से पंडित गिरधर लाल जी ने पत्र लिखकर पुरी को उत्साहित किया था। यानी दिल्ली से पंडित गिरधर लाल यानी जो कनक के पिता है उसने पत्र लिखकर पुरी को उत्साहित किया था। कनक को चुप रहना पड़ा। फिर उसके पिता ने कहा कि ठीक है, यानी उत्साह बढ़ा है कि तुम कांग्रेस के मेंबर बन जाओ, तो वह कनक को चुप रहना पड़ा। पूरी चुनाव की तैयारी में अपने और सूद जी के समर्थन के लिए नाजिर का पूरा उपयोग करना चाहता था। यानी पूरी जो है वह चुनाव का प्रचार है वह करने के लिए जो उसमें जो नाजिर पत्र है उसका पूरी तरह से उपयोग करना चाहता था। अपने मुँह मियाँ मुट्ठी बनने के उपलाम्ब से बचने के लिए उसने नाजिर पर से अपना नाम हटाकर संचालक के स्थान पर कनक का नाम और संपादक के स्थान पर गिल का नाम देना उचित समझा। यानी वह चुनाव में खड़ा रह रहा है तो पुरी ने जो नाजिर का वह संपादक या संचालक पुरी था उसने वहाँ पर खुद का नाम हटाकर नाजिर पत्र का संचालन के दौर पर कनक का नाम दिया था और संपादक के रूप पर गिल का नाम देना उचित समझा था। गिल मित्रता निभाने का निश्चय कर चुका था। उसने नाजिर में बहुत चतुराई से अपने संतोष और पूरी के प्रयोजन में सामंजस्य करने के लिए प्रजातंत्र व्यवस्था में नागरिक के कर्तव्य की चर्चा आरंभ की थी। यानी गिल जो है पूरी मित्रता के साथ और मित्रता निभाते हुए वह नाजिर में बहुत चतुराई से, यानी खुद के अंदर जो चतुराई है उसके आधार पर वह नाजिर में काम कर रहा था और नाजिर में पूरी का प्रयोजन यानी पूरी को सहायता करने के लिए उसने प्रजातंत्र व्यवस्था में नागरिक के कर्तव्य की चर्चा नाजिर पत्र में आरंभ की थी। उसने शासन की नीति और विधान से उपेक्षा को आत्मरचित और कर्तव्य विमुख प्रवृत्ति बताकर जनता को चुनाव में सतर्क रहने का आह्वान आरंभ किया। यानी वह गिल ने पत्र के माध्यम से जो भी वह चुनाव में जनता को सतर्क रहने का आह्वान बताने का आरंभ किया। इसके साथ ही चेतावनी दी कि जनता भावुकता में अपना वोट असमर्थ नैतिक संगठनों को न देकर कांग्रेस के प्रगतिवादी पक्ष को दे। यानी गिल कह रहा है पत्र के माध्यम से, नाजिर पत्र के माध्यम से जनता जो है वह जो भावुकता में आकर किसी असमर्थक यानी जो देश का शासन चलाने के लिए योग्य नहीं है ऐसे व्यक्ति को चुन कर देने से बेहतर है कि जो कांग्रेस के जो प्रगतिवादी नेता है, कांग्रेस की जो है प्रगतिवादी पक्ष है उसको अपना वोट दे, ऐसा वह कह रहा है। वह जनता को आश्वासन देता था, कांग्रेस जनता की है, यदि जनता सचेत रहे तो कांग्रेस जनता की भावना की प्रतिनिधि होगी। यानी वह जनता को आश्वासन दे रहा था, कांग्रेस जो पक्ष है वह जनता का पक्ष है, वह आम लोगों का पक्ष है। यानी जनता जो कांग्रेस जो है वह आम लोगों का है। यदि आप कांग्रेस को चुन कर देते हो तो जनता जो है वह कांग्रेस जनता की भावना के प्रति यानी जनता की भावना की यानी जनता को कांग्रेस जो है वह पूरी
सुरक्षा है, जो भी सुविधा है वह देने का काम करेगी। पूरी गिल के संपादन और लेखों में गदगद हो जाता था, यानी पूरी जो है वह गिल का संपादन कार्य देखकर खुश हो जाता था। संध्या समय गिल से न मिल पाने पर उसे अच्छा न लगता, यानी शाम के समय में किसी कारणवश वह पूरी गिल से न मिला तो उसको अच्छा न लगता था। यदि गिल संध्या समय मॉडल टाउन न आ पाता तो पूरी को खल जाता था, यानी शाम के समय में गिल जो है उनको मिलने के लिए मॉडल टाउन न आए तो वह पूरी को अच्छा न लगता था। जून में एक दिन कनक 10 बजे नाजिर के दफ्तर में आई तो गिल एक बीमार बूढ़े से व्यक्ति से बहुत आदर और आत्मीयता से बात कर रहा था। यानी जून माह में एक दिन कनक जो है वह 10 बजे नाजिर के ऑफिस में गई, तब वह गिल जो है एक बूढ़े और बीमार व्यक्ति से आत्मीयता से बात कर रहा था। गिल ने बूढ़े का परिचय कराया। अभी गिल ने उस बूढ़े व्यक्ति का कनक से परिचय कराया। कामरेड दौलत राम आज़ाद 2 मास पहले फिरोजपुर जेल से छूट गया था, यानी जो कामरेड जो दौलत राम है वह आज़ाद 2 मास पहले ही जेल से छूट गया था। बेचारा जहां नौकरी पाता था, सीआईडी उसकी चौकसी के लिए दुकान या कारखाने के दरवाजे पर बैठी रहती थी, यानी जहाँ पर भी वह दौलत राम नौकरी करता था वहाँ पर सीआईडी चौकसी करती थी, यानी वह सीआईडी अपना काम करती थी या कारखाने के दरवाजे पर बैठ जाती थी। सरकार की दृष्टि में ऐसे संदिग्ध को अपने साथ रख कर पुलिस को कौन नाराज करता, यानी वह सरकारी दफ्तर में या सरकार की दृष्टि में कोई दुकानदार या कारखाने में ऐसे व्यक्ति को काम पर रख के पुलिस को कौन नाराज, यानी पुलिस से कौन झगड़ा मोल लेता। उसे नौकरी मिल नहीं पा रही थी, दूसरा रोजगार जमाने के लिए साधन नहीं थे, यानी वह कहता है कि उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा था और जीने के लिए रोजगार जो है वह भी अवश्य है। दौलत राम आज़ाद केवल उर्दू मीडिया पास था, यानी दौलत राम जो है आज़ाद पत्र में था तो उसमें केवल उर्दू मीडिया ही उसके पास था। वह 1930 में रावलपिंडी के एक कारखाने में खराद की मशीन पर काम करता था, यानी 1930 में जब रावलपिंडी में दौलत राम वहाँ एक कारखाने में खराद की मशीन थी वहाँ पर काम करता था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भीष्म साहनी है, भीष्म साहनी का जन्म भी 1915 में रावलपिंडी में ही हुआ था, यह बात याद रखिए। वहाँ अतिरिक्त चक्कर में अंग्रेजी राय से देश की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हो गए थे, यानी जो आज़ादी के लिए जो अतिथि चक्कर में अंग्रेजी राज से देश की स्वतंत्रता के लिए जो भी सशस्त्र क्रांतिकारी दल था उसमें वो सम्मिलित हो गया था दौलत राम, और बम के खोल खरीदने में सहायता लेता था, यानी जो बम जो है वह खरीदने में ये सहायता करता था। पंजाब में कई जगह बम विस्फोट होने पर दूसरे लोगों के साथ आज़ाद भी गिरफ्तार हो गए थे, यानी पंजाब प्रांत में जब वह विभाजन के तौर पर बम विस्फोट होते थे तो उसके साथ अन्य लोगों के साथ वह भी दौलत राम भी गिरफ्तार हो गया था। राजनीतिक सशस्त्र षड्यंत्र के अपराध में आज़ाद 7 बरस तक जेल में रहा था, यानी जो राजनीतिक सशस्त्र षड्यंत्र था तो उस समय में जो आज़ाद जो था वह 7 साल के लिए जेल में कैद था। जेल में वह बड़े लिखे राजनीतिक बंदियों की संगति और निकट संपर्क में रहता था, यानी जेल में जो भी राजनेता थे आज़ाद के साथ जेल में जो भी राजनीतिक नेता बंदी बने थे, कैदी थे, उसके संपर्क में आ गया था। उस संगति के प्रभाव से आज़ाद की कल्पना में देश की स्वतंत्रता का चित्र बदल गया था, यानी वो नेताओं के संपर्क में आने से आज़ाद के मन में और देश की कल्पना, स्वतंत्र देश की कल्पना एक बन गई थी। वह केवल अंग्रेजी राज का ही विरोधी न रहकर देश में किसान, मजदूर और गरीबी जनता के राज के स्वप्न देखने लगा था, यानी वह केवल
राजनेताओं के संपर्क में आने से केवल देश की स्वतंत्रता के बारे में ही सोचता नहीं था, तो वह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध तो था भी, उसके साथ ही किसान मजदूर है यानी जन सामान्य है, वह मजदूर वर्ग है, उसका उसका शासन वह सोचने लगा था। जेल से छूटा तो उसके छोटे भाई ने घर की हालत संभाल ली थी, यानी जेल से जब वो वापस आया, छूटा, तो वह उसके घर की जो भी देखरेख थी वह छोटे भाई ने संभाली थी। दौलत राम कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बन गया, यानी दौलत राम जो था वह कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बन गया था। पार्टी वेज कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं को पार्टी से मिलने वाला वेतन 25 रुपया माहवार पर दिन पर मजदूरों के संगठन के काम में लगा रहता, यानी वहाँ पर वो कम्युनिस्टों में काम करता था तो उसको 25 रुपया माह, यानी दर माह उसको 25 रुपया मिलता था। 1940 में वह युद्ध विरोध के लिए जेल भेज दिया गया, यानी 1940 में जो युद्ध हुआ था और उसके विरोध में वह जेल भेज दिया गया। 1942 में पार्टी की नीति युद्ध में सहयोग देने की हो गई थी, यानी जो 1942 में जो कम्युनिस्ट था पार्टी को सहयोग देने की नीति हो गई थी। आज़ाद जेल से छूट गया, फिर आज़ाद जो है वह जेल से छूट गया, छूटकर फिर पार्टी का काम, फिर वह पार्टी में कम्युनिस्ट पार्टी में जुट गया। 1948 में कम्युनिस्ट पार्टी ने सक्रिय क्रांति का नारा दिया तो वह फिर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, यानी 1948 में कम्युनिस्ट पार्टी ने फिर सक्रिय हुआ और खुद की क्रांति का यानी बदलाव का नारा दिया तो फिर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। 1948 1945 1949 में गिरफ्तार कम्युनिस्ट लोग स्ट्रगल फ्रॉम आउटसाइड एंड स्ट्रगल इनसाइड दी जेल, यानी वहाँ पर जो उनको जेल में रखा गया, बाहर और जेलों के भीतर भी संघर्ष में विश्वास करते थे, यानी जो गिरफ्तार लोग हैं वह जेल के अंदर भी संघर्ष करते रहे और जेल के बाहर भी संघर्ष कर रहे थे। वे जेलों में भी विद्रोह और विरोध का प्रदर्शन करते थे। वे जेलों में नारे लगाते थे, साम्राज्यशाही का नाश हो, पूंजीवादी सरकार का नाश हो, यानी वो सरकार के प्रति आवाज़ उठाते थे कि साम्राज्य की जो सरकार है उसका नाश हो, जो पूंजीवादी जो सरकार है उसकी नाश हो। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, लोक नौकरशाही मुर्दाबाद, रोटो रोजी दो या गद्दी छोड़ दो, यानी रोटी जो रोजी रोटी है वह दे दो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो, ऐसा वह सरकार को कहते थे। सड़ी गली सरकार को एक ठोकर और दो, यानी जो भी सड़ी गली सरकार है उसको एक ठोकर और दो। मजदूर राज जिंदाबाद, यानी जो मजदूरों का जो राज है वह जिंदाबाद, यानी कम्युनिस्ट जो है वह मजदूरों का जो अधिकार है वह अधिकार देने के लिए या मजदूरों को न्याय देने के लिए सदा सक्रिय रहते थे। संसार के मजदूरों को एक हो, यानी जो भी वह पूरे देश में मजदूर है वह पूरे एक हो। देश और सरकार के भक्त नमक हलाल के जेल अधिकारी यह कैसे कह सकते थे, यानी वह जो भी भ्रष्टाचारी अधिकारी है वह यह कैसे कर सकते हैं कि देश की जो सरकार है वह नमक हलाल है। जेल के अफसर अंग्रेजी शासन में अंग्रेज साम्राज्यशाही मुर्दाबाद के नारों पर आपत्ति करते थे, यानी अंग्रेजी शासन था और तो जेल के जो ऑफिसर थे वह भी अंग्रेजी थे, तो वह साम्राज्य है उस पर नारे लगाने से वह आपत्ति नहीं, यानी कोई आपत्ति नहीं व्यक्त करते थे। कांग्रेस शासन में वे सब कांग्रेस सरकार के विरुद्ध नारों पर आपत्ति करें, यानी कांग्रेस सरकार में वे सब ऑफिसर है वह कांग्रेस के नारों पर आपत्ति उठाते थे, आवाज़ उठाते थे। कम्युनिस्ट अंग्रेज सरकार की जेलों में विरोधी प्रदर्शन करते थे, यानी जो कम्युनिस्ट थे वह अंग्रेज सरकार की जेलों में उसके विरोध में प्रदर्शन करते थे। वे लोग अंग्रेजी शासन में जेल काटने की कला में पक्के हो चुके थे, यानी जो लोग हैं अंग्रेजी शासन में जेल काटने की या सज़ा भुगतने के लिए पक्के हो गए थे। आज़ाद भी उन्हीं में से एक था, यानी आज़ाद भी उनमें से एक था। वे जेल अफसरों की आपत्ति का उत्तर उन्हें सरकारी कुत्ते मुर्दाबाद, जेल के कुत्ते मुर्दाबाद नारे लगा कर देते थे, यानी जो लोग हैं वह जो भी सरकारी अफसर है उसको कोई पूछते थे तो उसका उत्तर वह कहते थे कि
नारे लगाकर सरकारी जो कुत्ते हैं वह मुर्दाबाद, जेल के कुत्ते मुर्दाबाद, यानी वह उसके विरोध में उसका उत्तर देते थे। अहिंसा और जनवाद में विश्वास रखने वाली कांग्रेस सरकार ने अंग्रेजी शासन के समय के जेल नियमों में बहुत से परिवर्तन कर दिए थे। यानी वह अहिंसा और जनवाद की यानी अहिंसा और जनवाद में विश्वास रखने वाली जो कांग्रेसी सरकार थी, कांग्रेस पक्ष की सरकार थी, उसने वह अंग्रेज़ के जो भी नियम थे जेल में, वह उस नियमों में बदलाव किया था। आज़ाद अंग्रेज़ी राज के समय जेल में रहा था तो कैदियों को गेहूं, जो चना, मिली रोटी और दाल लोहे के तल्ला कटोरी में मिलती थी। यानी वह अंग्रेजी सरकार में कैदियों को रोटी दाल जो थी वह लोहे की कटोरी में मिलती थी। आप तसला कटोरी में पीतल के थे और नीले गेहूं की रोटी दी जाती थी। यानी कांग्रेस की सरकार में उन लोगों को एक पीतल की जो कटोरी है, पीतल की कटोरी में दाल और एक नीले यानी एक अच्छे गेहूं की रोटी दी जाती थी। कुछ गुड़ भी मिलता था, यानी खाने के लिए कैदियों को कुछ गुड़ भी दिया जाता था। आप जेल के जांघिए की लंबाई घुटने से नीचे पिगली तक बड़ा कर दिए जाएंगे। जांघिए को ऊंचा पायजामा बना दिया, यानी जो उनके जो कपड़े हैं वह कपड़े भी बड़े किए जाएंगे। पहले जो था उसका छोटे कपड़े थे, लेकिन अब वह घुटने तक जो कपड़े जांघिया है वह पहनने के लिए दिए जाएंगे। परंतु जंजीरें, बेड़ियाँ और वार्डनों के हाथों में डंडे वैसे ही थे। यानी जो वार्डन है, देखरेख करने वाले हैं, या जंजीरें हैं, वह पहले के जैसे ही थे। अकेले बंद कर दिए जाने के लिए काल कोठरियाँ भी वैसी ही थी। यानी जो बंद करने के लिए कैदियों को जो काल कोठरियाँ थी वह वैसे ही थी। जेल में पुलिस का दखल पहले से बहुत अधिक था, यानी पहले से अधिक अब पुलिस जो है वह दखल देती थी। कानूनी अधिकारों की सुनवाई पहले से कम थी, यानी कानूनी अधिकार जो था, अधिकारों की सुनवाई पहले से कम हो गई थी। आज़ाद अंग्रेजी सरकार से सशस्त्र विरोध के अपराध में जेल भेजा गया था। यानी आज़ाद जो था वह अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध में उसने सशस्त्र विद्रोह किया था, उसके बल पर उसको जेल भेजा गया था। वह राजनीतिक कैदी होने के कारण बी क्लास में रहता था, यानी वह राजनीतिक कैदी था, यानी उस पे जो भी शासन था उसके विरोध में आवाज़ उठाई थी, इसलिए वह राजनीतिक कैदी था। इसलिए उसको बी क्लास के कक्ष में रखा गया था। वह भोजन में रोटी, मक्खन, मांस, दूध पाता था और पढ़ने के लिए पुस्तकें भी मिल सकती थी। यानी वो बी क्लास में, सेकंड क्लास के जेल में, अभी जेलों में भी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास है, यह मुझे आप पता चल रहा है। तो वह बी क्लास यानी सेकंड क्लास में था, तो उसको भोजन करने में रोटी, रोटी, दही, मांस, दूध आता था और साथ में पढ़ने के लिए किताबें भी आती थी। वह देवली कैंप जेल से छूटा था, तब भी 2.5 बरस में उसका वजन 10 पौंड बढ़ गया था। यानी वह देवली जेल है, वहाँ से वह छूट गया था तो उसका वजन बढ़ गया था, क्योंकि वहाँ आराम से रोटी, दही, मांस खाकर, दूध खाकर उसका वजन जो है वह बढ़ गया था। वजन कितना बढ़ गया था? वह वजन वहाँ रहकर उसका 2.5 पौंड बढ़ गया था। अभी बारीकाई से, सूक्ष्मता से एनटी ये प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए ये सूक्ष्म छोटी छोटी बातें भी याद रखनी चाहिए। कांग्रेस अंग्रेज़ों से लड़ते समय लाठी गोली के उत्तर में सिर झुकाकर मार खा लेने की नीति निभाती, परंतु हिंसा में विश्वास रखने वाले कम्युनिस्टों के प्रति कांग्रेस सरकार की नीति दूसरी ही थी। यानी जो कम्युनिस्ट थे वह अंग्रेज़ का जो लड़ते समय लाठीचार्ज होता था या उससे और वह था, लेकिन यह जो नीति थी लाठीचार्ज करना या गोलीबार करना, यह अंग्रेजी सरकार की नीति थी, लेकिन कांग्रेस की जो सरकार थी उसकी नीति कोई दूसरी प्रकार की थी, अलग थी। सरकार के पास प्रमाण
थे कि कम्युनिस्ट शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह की तैयारी कर रहे थे। यानी वो कांग्रेस सरकार के पास प्रमाण थे, लेकिन यानी सबूत थे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वह शासन के विरुद्ध में कोई विद्रोह कर रहे हैं या कोई उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं। उन्हें कानूनी सुविधाएं और अधिकार देने का प्रश्न नहीं था। यानी उसको एक कानून की तरफ से कोई सुविधा देने का अधिकार नहीं था। आज़ाद ने दूसरे कम्युनिस्ट कैदियों के साथ जेल के नियमों को की अवज्ञा करने का अपराध में दोनों पावों के बीच को 2 फुट का अंतर बनाए रखने वाली बेड़ियां पहनी थी। यानी आज़ाद ने जो अन्य कैदी है उसके साथ मिलकर जो जेल के जो नियम है उस नियमों की अवज्ञा यानी उस नियमों को तोड़ने का प्रयास किया था और 2 हफ्तों में दो हफ हफ्तों दो हफ्तों दो हफ्तों हफ्तों दोनों पावों के यानी हफ्तों में दो बीच फुट का अंतर बनाया। यानी जो बेड़ियाँ थी उस बेड़ियों में 2 फीट की जगह बनाने की किया था। अपनी सत्याग्रह करने पर जेल की सड़कों पर घसीटा गया और डंडे खाए। यानी उसने सत्याग्रह किया तो जेल के सड़कों पर उसको घसीट कर डंडे मारा गए। काल कोठरी में बंद कर दिया जाने पर उसने हफ्तों के अनशन किए। यानी उसको काल कोठरी में बंद किया तो उसने अनशन किया, यानी जेल में ही अनशन किया, उपोषण किया। उसे और उसके साथियों को मरने न देने के लिए उनकी नाक में रबड़ की नाली डालकर पेट में दूध पहुंचाया जाता था। यानी वह उपोषण करते थे, कुछ खाते नहीं थे और सरकज और कैदियों को मरने भी नहीं दिया जाता था उस समय में भी और आज के समय में भी। तो उपोषण कर रहे थे तो उसको ज़बरदस्ती से उसके नाक में रबड़ की पाइप डालकर या रबड़ की नाली डालकर ज़बरदस्ती से उसके पेट में दूध छोड़ा जाता था। जेल में सब प्रकार के विद्रोह करके दंड भुगत लेने के बाद जेल में बंद कम्युनिस्टों को अखबारों से मालूम हुआ कि पार्टी की नीति बदल गई थी। यानी वह जेल में सब प्रकार के विद्रोह कर दंड भुगत यानी जो भी सज़ा है वह भुगतने के बाद कम्युनिस्ट लोगों को जो जेल में बंद थे उनको अखबार या वर्तमान समाचार पत्रों के द्वारा पता चला कि जो भी कम्युनिस्ट पार्टी है उसने नीति बदल दी गई है। उन्हें जेल से छूटकर जनता में काम करने का आदेश दिया। फिर वह जेल से छूटे और फिर वह जनता में काम करने लग गए। आज़ाद जेल से छूट गया। जेल में पड़ी मार से उसकी बाई भौ टेढ़ी हो गई थी। यानी वह जेल से छूट गया और जेल में उसको बहुत मारपीट होती थी, बहुत मारा था, इसलिए वह बाई ओर की जो भौ थी यानी आँख थी वह थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी। नाक जरा बाई ओर झुक गई थी, यानी उसकी नाक भी बाई ओर झुक गई थी क्योंकि उन्होंने जेल में जो भी कारनामे किए थे, उपोषण किया था, इसलिए उसको मार पड़ी थी और मार पड़ने पर उसकी बाई भौ जो है वह टेढ़ी हो गई थी और नाक जो है वह भी बाई ओर झुकी हुई थी। माथे और डोडी पर घावों के स्थायी चिन्ह बन गए थे। यानी उसके सिर पर या टोडी पर हमेशा के लिए स्थायी यानी कभी न मिटने वाले चिन्ह उत्पन्न हो गए थे। जेल डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार उसका फेफड़ा खराब हो चुका था। यानी जेल का जो डॉक्टर था उसने रिपोर्ट दिया था कि उसका जो फेफड़ा है वह खराब हो चुका था। उसकी आयु भी 50 से ऊपर हो चुकी थी। यानी उसकी आयु जो है वो उसकी जो उम्र है वह भी 50 के ऊपर हो चुकी थी। आज़ाद का छोटा भाई पिंडी में कत्ल हो गया था। यानी आज़ाद का जो छोटा भाई है वह भी रावलपिंडी में घर संभाल रहा था तो उसका कत्ल किया गया था। उसकी बहू का कुछ पता नहीं चल सका था। यानी उसकी बहू यानी उसके जो भाई था उसकी पत्नी का कोई पता नहीं चल सका था। आज़ाद अपनी बूढ़ी माँ और भतीजे के भतीजी को किसी प्रकार बचा कर ले आए थे। यानी आज़ाद जो है रावलपिंडी से अपनी भतीजी और भतीजे को लेकर किस प्रकार उन्हें बचा कर ले आया था। वह 1948 में गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी फिर से उसको 1948 में गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से छूटने पर उसे पता चला कि उसका 14 बरस का भतीजा अम्बाला छावनी में साइकिल मरम्मत की एक दुकान पर 8 आने रोज और
10-12 झापड़ और गालियाँ पा रहा था। यानी वहाँ जेल से छूटा तो उसको पता चला कि उसका जो 14 साल का भतीजा है, भतीजा यानी भाई का लड़का है, वह अम्बाला नामक शहर में, अम्बाला नामक छावनी में साइकिल मरम्मत यानी साइकिल ठीक करने की जो दुकान है, साइकिल ठीक करने की जो गैरेज है, उस गैरेज पर 8 आने रोज से काम कर रहा है और उसको साथ में 10-12 झापड़ यानी 10-12 गाल पर झापड़ दिए जाते थे और गालियाँ भी दी जाती थी। बूढ़ी माँ एक खद्दरधारी वकील के घर में बर्तन भांडे और झाड़ू बुढ़ारी का काम कर रही थी। यानी उसकी जो बूढ़ी माँ है वह किसी वकील के घर में एक घर का काम, रसोई का काम, बर्तन मांजने या झाड़ू पोछा करने का काम कर रही थी। 9 बरस की भतीजी वकील साहब के छोटे लड़के को गोद में लिए रहती थी। यानी जो उसकी जो भतीजी थी 9 साल की, वह उसी वकील की छोटी सी बेटी को संभालने का काम करती थी। बुढ़िया और उसकी पोती को दोनों समय रोटी और महीने में 15 रुपये मिल जाते थे। यानी उसकी बूढ़ी माँ को और उस पोती को यानी आज़ाद की भतीजी और उसकी माँ को 2 समय की रोटी मिलती थी, खाने के लिए भोजन मिलता था और महीने का 15 रुपये दिया जाता था। आज़ाद जेल से छूट चुका तो पार्टी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। यानी आज़ाद जब जेल से वापस आया, जेल से रिहा हुआ, तो पार्टी के जो भी नियम थे, पार्टी जो थी वह कमज़ोर हो चुकी थी। पार्टी बेंच पर काम करने वालों की संख्या घटा दी गई थी। यानी पार्टी में काम करने वालों की जो संख्या थी वह घटाई दी गई थी, कुछ लोगों को निकाल दिया गया था। आज़ाद इम्पोर्टेंट कामरेड भी नहीं था। यानी आज़ाद जो था वह इम्पोर्टेंट कामरेड नहीं, महत्वपूर्ण भी नहीं था। वह सोए भी बुढ़िया माँ और भतीजी की देखभाल करना चाहता था। यानी वह भी अब पार्टी से अलग होकर अपनी माँ और भतीजी और भतीजे का देखभाल करना चाहता था। उसके भतीजा और भतीजी स्कूल में पढ़े। आज़ाद मिस्त्री का काम जानता था। यानी वह कहता है कि उसकी भतीजी और भतीजा जो है वह स्कूल में पढ़ाई लिखाई करे और वह मिस्त्री का काम जानता था। यानी वो जो घर बांध काम करते हैं उसका काम वह जानता था। परंतु पुलिस छाया की तरह उसके पीछे लगी रहती। यानी वह पुलिस जो है उसके पीछे हमेशा लगी रहती थी। उसे नौकरी कौन देता, यानी नौकरी उसको कौन देता था? पुलिस जो है हमेशा उसको कोई किसी ना किसी कारणों से गिरफ्तार करने के लिए उसके पीछे ही रहती थी। आज़ाद ने साइकिल रिक्शा चलाने का यत्न किया पर फेफड़ा खराब हो जाने के कारण कड़ी मेहनत से उसे सांस आने लगती थी और बलगम में खून आ जाता था। यानी आज़ाद ने साइकिल रिक्शा चलाने का काम, जो पैरों से पैडल मारकर साइकिल रिक्शा चलाया जाता था, वह रिक्शा चलाने का काम प्रारंभ किया, लेकिन उसके फेफड़े खराब थे तो उसके कारण उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाती थी और कई बार उसके मुंह से खून भी आ जाता था। गिल पिंडी में मैट्रिक में पढ़ता था, तभी से आज़ाद से उसका परिचय था। यानी गिल जो था रावलपिंडी में मैट्रिक की पढ़ाई कर रहा था, तब से उस आज़ाद का परिचय गिल को था। आज़ाद ने ही उसे मार्क्सवादी साहित्य पढ़ना शुरू किया था। यानी आज़ाद ने ही गिल को मार्क्सवादी साहित्य में पढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया था। जब गिल कॉलेज में पढ़ रहा था, आज़ाद नौजवानों को इकट्ठा करके गिल और दूसरे अच्छे पढ़े लिखे नौजवानों से मार्क्सवाद के सिद्धांतों पर बातचीत करवाता रहता था और स्वयं भी सुनता रहता था। यानी गिल जो है वह कॉलेज के समय में जो भी पढ़े लिखे उसके साथी है नौजवानों को इकट्ठा कर मार्क्सवाद के सिद्धांत पर बातचीत करते थे, चर्चा करते थे। 1945 में गिल केश कटवा देने के कारण पार्टी से पृथक कर दिया गया तो आज़ाद गिल पर उसके पार्टी अवज्ञा करने के कारण बहुत नाराज हुआ था। लेकिन गिल पार्टी वेज छोड़कर सितारा में 125 मासिक लेने लगा था। यानी वहाँ जो है वहाँ पर 1945 में गिल ने किस प्रकार उसने अपने बाल जो है निकाले थे, केश निकाले थे, दाढ़ी मूछ निकाली थी, वह हमने पीछे देखा है। और वह निकालने के बाद पार्टी उसको असंतोष होकर उसको निकाल दिया गया था। लेकिन फिर भी वह जो है वहाँ पर पार्टी वेज छोड़कर सितारा नामक जो पत्र है उस पत्र में गिल 125 रुपये मासिक पर काम कर रहा था। तो अवसर पर आज़ाद की मदद करता था। यानी अवसर मिलने पर वह आज़ाद की मदद भी करता था।
उसके मकान में आज़ाद के लिए आज़ाद था, यानी गिल के लिए आज़ाद का मकान हमेशा आज़ाद था, यानी आ जा सकता था, रह सकता था। आज़ाद ने नाजिर पर गिल का नाम देखा था और उससे मिलने के लिए जालंधर चलाया। यानी आज़ाद जो नाजिर पत्र था उसमें संपादक के तौर पर आप गिल का नाम छपा था, तो वो देखकर वह आज़ाद जो है गिल को मिलने के लिए जालंधर आया था। आज़ाद का परिचय पाकर और उसकी बीमारी की बात सुनकर कनक को बहुत सहानुभूति हुई, यानी आज़ाद का परिचय हुआ और बीमारी जान पड़ी, तो वह कनक ने उस पर सहानुभूति प्रकट की। उसे कम्युनिस्ट पार्टी की नीति पर क्रोध आया जिसके कारण आज़ादी की जेल में इतनी दुर्गंधी हुई। यानी वह कहता है अब उसको जो कम्युनिस्ट पार्टी उस पर घिन आने लगी, क्रोध आने लगा कि आज़ाद को जेल में उसके इतनी दुर्गति हुई, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर ही आज़ाद की जेल में इतनी दुर्गति हुई, यानी इतनी दशा हुई। बोल पड़ी, पार्टी का क्या है, रोज़ नीति बदला करते हैं। यानी कनक बोल रही कि पार्टी का क्या है, रोज़ नीति बदला करते हैं, रोज़ नियम बदला करते हैं। कभी युद्ध का विरोध, फिर कभी जन युद्ध हो गया। यानी वो कहते हैं कि पार्टी जो है कभी युद्ध करने का ऐलान करती है, तो कभी युद्ध बंद करने का, या कभी खुद युद्ध करने लगती है, ऐसा है। सन 1945 में मालूम क्रांति, 50 में बुजुर्वा डेमोक्रेटी रेवोल्यूशन, लोग बर्बाद होते रहे। यानी 1945 में न जाने इस पार्टी के नियमों के हिसाब से ही कितने लोग बर्बाद हो चुके। और तुम्हारी कांग्रेस क्या करती है, गांधी जी क्या करते रहे। यानी वो कहता है कि तुम्हारी जो कांग्रेसी सरकार है वह क्या करती रही और गांधी जी क्या करते रहे। आज़ाद ने कनक की सहानुभूति के उत्तर में उसे घूर कर धमकाया। यानी आज़ाद ने घूर कर देखा और कनक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहने लगा, पहले नामिल वर्तन असहयोग में हजारों लड़कों के स्कूल कॉलेज छुड़वाए, हजारों लोगों की नौकरियां छुड़वाई और लाखों डंडे खाकर जेल गए, और तुम्हारे बापू को लगा ओह हिमालय ब्लेंडर हो गई। यानी वह कहते कि जो कम्युनिस्टों ने क्या किया ऐसा लगता है, तो उन्होंने काफ़ी लड़कों की जो स्कूल है वह स्कूल छुड़ाए, यानी काफ़ी लोगों की नौकरी भी छुड़वाई और फिर जेल गए। और तुम्हारे जो गांधी जी थे उनको लगता था कि यह हिमालय ब्लंडर होकर जेल गए, यानी दूसरे कारणों से जेल गए। आंदोलन वापस ले लिया, पहले विदेशी कपड़े की होली जलवाई शुरू की, उसे बंद किया। यानी पहले विदेशी कपड़ों की विरोध किया, फिर उसकी होली जलवाई, यानी जो भी वहाँ विदेशी कपड़े लोग पहनते थे उसका दहन किया, यानी उसको छोड़ने के बाद की। नमक सत्याग्रह किया और बंद किया, नमक सत्याग्रह बंद किया और नमक जो है वह बंद किया। जंगल सत्याग्रह किया, लगान न देने का आंदोलन चलाया और बंद किया, यानी लगान न देने का या जंगल सत्याग्रह किया और चलाया और फिर बंद किया। काउंसिलों का बाय प्लाट किया और फिर काउंसिलों में गए, यानी फिर जो काउंसिलिंग है उसका भी बाय काट के यानी उसको भी बंद किया और फिर उसी में चले गए। राउंड टेबल कांग्रेस का बायकाट किया, फिर उसी में भी गए। यानी वो कांग्रेस सरकार का जो नियम उन्होंने बंद करने के लिए कदम उठाए और फिर उसी नियमों में वह चले गए या उसी इस पर वह चले गए, ऐसा वे कह रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।